मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी ने मुनस्यारी महोत्सव में शिरकत की। महोत्सव का शुभारंभ करने के बाद सीएम धामी ने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुनस्यारी महोत्सव जौहर क्लब ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना चला रही है, जिसके तहत अब मंत्री अपने अपने विभागों के लिए गए संकल्पों को पूरा करने में जुट गए हैं। साल 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए सभी विभाग काम कर रहे हैं। और अब खबर रुड़की से, जहां ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनावों की मतगणना हुई। आज सभी के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। दरअसल 3 दिसंबर को ग्राम पंचायत सदस्यों के 41 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जिन पर कुल 92 उम्मीदवार मैदान में थे। स्तरीय पंचायत निर्वाचन में उप निर्वाचन वार्ड सदस्यों का हुआ है। हमारे विकास खंड के अंतर्गत 57 पद खाली थे, जिनमें से 55 तो पहले निर्विरोध हो चुके थे। 41 का आज मतगणना का रिजल्ट आया, अभी भी ये खाली है और इसमें 41 में मतगणना में सभी का रिजल्ट आ गया। अगर आप बर्फीली वादियों में स्कीइंग करने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग इस बार विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में पहली बार फिश रेस का आयोजन कर रहा है। एशिया के सबसे बेहतरीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 1350 मीटर लंबे स्कीइंग स्लोप पर अगले साल 2 से 8 फरवरी में नेशनल और इंटरनेशनल फिश रेस का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां इन दिनों चल रही हैं। पर्यटन विभाग लगातार खेलों की तैयारियों में जुटा हुआ है। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं चाहती कि सत्र ठीक से चले। यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकार ने 2 दिन के भीतर ही सत्र खत्म कर दिया। 619 सवाल माननीय विधायकों के प्रश्न, क्या 2 दिन में उस सवालों का जवाब सरकार देने की स्थिति में थी? और जो विषय ज्वलंत विषय हैं, जो आज के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, सरकार इन सवालों से बचना चाहती थी, भागना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 2 दिन में यह सत्र को समेट दिया। ये आरोप लगाए हैं कि जो 5 दिनों का सत्र था उसे 2 दिन में इस वजह से समेट दिया गया क्योंकि सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं है जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाने थे, और यही कारण है कि 2 दिन में ही महज इस महत्वपूर्ण सत्र को खत्म कर दिया गया। देहरादून में राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पुलिस ने सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग की है, साथ ही सीएम आवास और राजभवन के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सीएम आवास और राजभवन की। इसके आसपास धारा 144 लागू की गई है। दरअसल 2 दिन पहले कुछ प्रदर्शनकारी अंकिता मर्डर केस में राजभवन पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों ने राजभवन के बाहर जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद अब राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के आसपास की एरिया में धारा 144 लागू की गई है और इस वक्त मैं राजभवन के गेट पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ से आगे जो सार्वजनिक मार्ग पहले हुआ करता था, अब ये पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम लोगों की आवाजाही यहाँ नहीं होगी। राजभवन का आप मुख्य गेट आप देख रहे हैं और इससे अगर थोड़ी सी दूरी पर देखेंगे तो जो पूरी रोड आपको खाली नज़र आ रही है, ये मुख्यमंत्री आवास को ये सड़क जाती है और इससे 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में अभी जो अंकिता भंडारी केस को लेकर ऋषिकेश में कुछ लोग धरने पर बैठे थे, वो लोग बिना बताए राजभवन कूच पर लिए आ गए थे और यहाँ पर पहुँच गए थे। उसके साथ साथ ही कांग्रेस के कुछ तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ आ गए थे और अब ये तय किया गया है कि अब राजभवन के आसपास की जो पूरी एरिया है वहाँ पर धारा 144 लागू रहेगी और आम लोगों के लिए ये एरिया पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि इस सुरक्षा को यहाँ पर रखा जाएगा
क्योंकि जिस तरह से बिना बताए कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए राजभवन पहुंचे थे और मुख्यमंत्री आवास भी यहाँ आए थे, तो उसके ही मद्देनजर ये सुरक्षा घेरा यहाँ बनाया गया है। और अब इस जो आम रास्ता पहले हुआ करता था, अब ये पूरी तरह से वीवीआईपी हो गया है और यहाँ पर अब जो मुख्यमंत्री आवास में या सचिव जो यहाँ पर राजभवन है वहाँ पर जो नौकरी करते हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनको जाने की परमिशन दी जाएगी, अन्यथा यहाँ पर सभी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है। देहरादून से अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। करण माहरा का आरोप है कि सरकार एक पुलिस अधिकारी को सामने लाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां इस मसले पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर यह गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार एक पुलिस अधिकारी को सामने लाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए जल्द ही कोर्ट में परमिशन एप्लीकेशन वो डालेगी, जिस पर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से आनन फानन में डोजर चला, जिस तरीके से आग लगाई गई, उसके बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाला गया, डीएम ने किसी बड़े व्यक्ति के कहने पर 2 बार अपना बयान बदला, एक उच्च अधिकारी का ये बयान आना कि फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी तथ्य जुटा लिए गए हैं और कोर्ट में दूसरी चीज कह देना कि साहब आग लग गई थी, डोजर चल गया था, इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए हम जरूरी तथ्य नहीं जुटा पाए। पुलिस का 2 महीने तक चार्जशीट दाखिल नहीं करना, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिससे हमारी शंकाएं और बढ़ी है और ये पूरी कवायद वीआईपी को बचाने की है। बड़ी खबर आपको धारचूला से दे दें, जहां भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है। नेपाल की तरफ से लगातार पत्थरबाजी जारी है। भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और तटबंध के विरोध में नेपाल की तरफ से ये पत्थरबाजी हो रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर धारचूला से, भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है। और वहीं बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल जो पहले बंद था उसे खोल दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव बढ़ा है। नेपाल की तरफ से लगातार पत्थरबाजी की जा रही है, जहां भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और इसी तटबंध के विरोध में नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। अभी गत दिनों, कल या इससे पहले 7 बार जो इस प्रकार की घटना हुई है, इसका एक ही कारण है कि नेपाल में जो पार्टियां आज हार का मुंह जिनको देखने को मिला है वो उकसा रही है, वो चाइना के दबाव में आगे इस प्रकार से काम कर रही है। और नेपाल के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार हमारा रोटी और बेटी का संबंध है कायम रहे। इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो अपने देश को देश नहीं मानते हैं, उनके बरखलाव में बातों में ना आए। मेरे भी कल संज्ञान में मीडिया के भाइयों के माध्यम से आया था, तो मैंने तत्काल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से बात की थी। उन्होंने कहा कि अब मामला सामान्य है। निश्चित तौर पे कल शाम को मेरा धारचूला का प्रोग्राम है और मैं कोशिश करूंगा कि नेपाल के जो हमारे राजनीति के लोग हैं वहाँ पे, चाहे विधायक हैं, सांसद हैं, मैं उनसे भी वार्ता करूंगा और उनसे अगर कोई समस्या हमारी तरफ से है तो हम उसका निदान करेंगे, नहीं तो उनकी तरफ से जो समस्या उत्पन्न की जा रही है हम उनसे मांग करेंगे उसमें जो है वो अपने लोगों को समझाएं और इस मैत्रीपूर्ण जो हमारा भारत नेपाल का एक संबंध है, विशेषकर बॉर्डरों में, इसको बरकरार रखें ताकि आने वाले समय में हमारा जो संबंध है और मिठास पैदा है। बॉर्डर पर पत्थरबाज, नेपाल भारत बॉर्डर पर तनाव, पथरीली साजिश के पीछे कौन? नेपाल क्यों है मौन? भारत नेपाल बॉर्डर पर रोटी बेटी के संबंधों को खराब करने की साजिश चल रही है। इस साजिश के पीछे कौन है, ये पत्थरबाज कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन नेपाल की तरफ से इन हरकतों के बाद बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। दरअसल भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी काम में लगी है, लेकिन ये निर्माण कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है।
लगातार हो रही पत्थरबाजी के बाद सेनाएं अलर्ट मोड पर है। रविवार को भी यहाँ कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए थे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। करीब 4 घंटे तक पत्थरबाजी हुई थी। काम में लगे मजदूर घायल भी हुए थे, जिसके बाद नेपाल ने अपनी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल भी बंद कर दिया है। एक बंदे का तो सर पट गया हमारा वर्कर का, उसको हॉस्पिटल ले गए, मशीन के शीशे टूट गए। नेपाल की आर्मी सामने खड़ी है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं कह रही, ना मना कर रही, ना वहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा। लगातार पत्थर चल रहा 2 घंटे से और काम कर दिया बंद। दरअसल धारचूला नेपाल और चीन से लगने वाला सरहदी इलाका है। धारचूला से चीन बॉर्डर की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, जबकि नेपाल सीमा धारचूला से ही शुरू हो जाती है। धारचूला में काली नदी के आर पार नेपाल और भारत की सीमा है। काली नदी के एक तरफ भारत है तो दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन सवाल है कि पत्थरबाजी की इन घटनाओं पर नेपाल चुप क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं कि भारत और नेपाल के बीच आखिर विवाद क्या है। दरअसल 2020 में नेपाल ने एक राजनीतिक नक्शा जारी किया था और काला पानी, लिम्पियाथुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र में इस नक्शे में दिखाया गया था। 2020 में राजनाथ सिंह ने धारचूला में सड़क संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसका नेपाल ने विरोध किया और लिपुलेख पर अपना दावा उन्होंने किया था। दोनों देशों में कई दिनों तक इसे लेकर तनातनी रही थी, बहुत गर्माहट इस मुद्दे को लेकर रही थी। 2020 में ही नेपाल ने विवादित नो मेंस लैंड पर कब्जे का भी प्रयास किया था। अब भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है और इस पर नेपाल की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। तटबंध निर्माण को लेकर ये पूरा विवाद है, जिस पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ से। और जैसा कि वहां के एक क्षेत्र के लोगों ने भी बताया कि इस पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराया जा रहा है वहां की आर्मी की तरफ से भी। अब चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख देहरादून का कर लेते हैं। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, बताएं कि फिलहाल जो हमने तस्वीरें देखी जहां पर कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या उस पर अभी तक किसी तरह का अंकुश लगा है? क्या अभी भी ये जारी है? और इसे लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं भारत की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अनु, देखिए अगर कल की बात करें तो 12 बजे के बाद जिस तरीके से नेपाल और भारत की जो ये सीमा है धारचूला वाली, यहाँ पर जो हालात थे वो बदल गए थे और लगातार पत्थरबाजी नेपाल की ओर से की जा रही थी। लगातार जो जिला प्रशासन है, नेपाल का जो प्रशासन है, उसके साथ बातचीत की गई, लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो काली नदी पर तटबंध का निर्माण हो रहा है, यानी कि दीवार जो बनाई जा रही है, उसको लेकर लगातार ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। और यही वजह रही कि कल जो झूला पुल है, जहाँ पर भारत और नेपाल की जो आवाजाही है, हज़ारों लोगों की आवाजाही उस दौरान होती है, लेकिन उसको बंद करना पड़ा था। हालांकि उसको देर शाम 6 बजे तक खोल दिया गया और फिर से आवाजाही शुरू कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से तटबंध पर जो वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, वहाँ पर नेपाल की ओर से जो लगातार पत्थरबाजी हुई है, उसमें कई लोग चोटिल भी हुए हैं। और जो वहाँ पर जो मशीनें काम कर रही थी, जो पॉकलैंड मशीन थी, उसका शीशा भी तोड़ा गया है। तो ऐसे में लगातार अभी बातचीत की जा रही है। आज यहाँ से अगर बात करें तो धारचूला से एडीएम और जिला प्रशासन ने जो है नेपाल में बातचीत की है कि इस तरीके का जो तनावपूर्ण माहौल वहाँ पर बन रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। और लगातार जो वहाँ पर तटबंध का निर्माण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो काली नदी पर इस वक्त हो रहा है, और उसको लेकर लोग इन तमाम चीज़ों को समझे। लेकिन वहीं आज अगर हमने देखा तो जो धारचूला यानी कि जो भारत की सीमा वाला जो वहाँ पर पूरे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनको भी इस विरोध में बंद रखा गया। और ये भी कहा गया कि नेपाल की ओर से अगर पत्थरबाजी बंद नहीं होती है तो जो झूला पुल है, जो आवाजाही का पुल है, उसको यहाँ के व्यापारी भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये हालात बिगड़ते हैं तो काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर हो जाएंगी। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो जो पत्थरबाजी का सिलसिला है वो आज भी कुछ दिन में देखने को मिला था, लेकिन लगातार जिला प्रशासन का दावा है कि वो बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर जो लोग हैं उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर धारचूला और नेपाल के बीच में बात की जाए तो भारत और नेपाल की बात लिया जाएगा और ये स्थिति कब तक कंट्रोल में आ जाएगी, इसी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।